हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो से मैं इंडक्शन मोटर के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा रही हूँ जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स में पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। तो आज ये समझ लीजिए पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, पर मैंने इजी से लेकर टफ तक जाऊंगी। मैं लास्ट वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पर अब धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है, अ 4-पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्टार कनेक्टेड रोटर। द रोटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 पर फेज एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 2 ohms पर फेज। मतलब 4 पोल की 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर है और रोटर का जो रेजिस्टेंस है 0.1 ohms है और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस 2 ohms पर फेज है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द स्लिप रिंग्स इज 100 वोल्ट्स। मतलब स्लिप रिंग्स जहाँ कनेक्ट होने वाली रहती है रोटर सर्किट में, वहाँ पे टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट्स है। इफ़ द फुल लोड स्पीड इज़ 1460 आरपीएम, मतलब फुल लोड पर स्पीड कितनी है इंडक्शन मोटर की, 1460 आरपीएम। तो कैलकुलेट स्लिप, ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर पर फेज, रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर। ये 4 चीज़ें आपको पता करनी है। चलिए पहले तो लिस्टिंग कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। पोल्स का नंबर जो है वो 4 है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, R2 जो है वो 0.1 ohms पर फेज है और X2 2 ohms पर फेज है। पर फेज के लिए मैं ऐसा भी दे सकती हूँ स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ये भी पर फेज है। अब स्लिप अगर हमें पता करनी तो सबसे पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड पता करनी पड़ेगी। तो सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P होता है, तो वो 1500 RPM आया क्योंकि 120 × 50/4 किया। तो स्लिप कैसे निकलेगी, NS माइनस NR अपॉन NS करके। NR की वैल्यू आपको यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, NR की वैल्यू 1460 RPM है, ये गिवन है। और साथ में 100 वोल्ट्स भी आपको दिया हुआ है, वो मैंने बाद में यूज़ किया है। स्टैंड स्लिप रिंग्स जहाँ कनेक्ट होती है उन 2 टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज है वो। और नेचुरली वहाँ पे स्टैंड स्टिल या ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम स्टैंड स्टिल कंडीशन का ही वोल्टेज ये मानकर चलेंगे। तो स्लिप जो होगी वो NS माइनस NR अपॉन 1500 है, तो वो हो जाएगी NS 1500 माइनस 1460 अपॉन 1500, तो 0.027, ये फुल लोड स्लिप आ गई। अब सेकंड चीज़ आपको जो पता करनी है वो है आपको EMF इंड्यूस इन द रोटर पर फेज। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन का या फिर रनिंग कंडीशन का, तो मैं दोनों ही इवेलुएट कर रही हूँ। पर हाँ, ये जो 100 वोल्ट्स दिया हुआ है बिटवीन द स्लिप रिंग्स इज 100 वोल्ट्स, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन का ही मैं मान रही हूँ। तो E2L दैट इज लाइन टू लाइन 100 वोल्ट्स है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो मैं पर फेज वगैरह तो यहाँ कुछ नहीं लिख रही हूँ। E20 अब मुझे पर फेज का रोटर का स्टैंड स्टिल कंडीशन का EMF चाहिए, तो 100/√3 होगा, क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 जो होता है वो फेज वोल्टेज होता है। मेरे 3 फेज सर्किट्स के वीडियोस आप देखिएगा। और स्टार कनेक्टेड है तो मैंने स्टार कनेक्टेड वाला यहाँ पे यूटिलाइज किया है, क्योंकि लिखा हुआ है स्टार कनेक्टेड रोटर है। तो ये आया 57.73 रोटर का वोल्टेज आया पर फेज का स्टैंड स्टिल कंडीशन में। अब अगर मुझे रनिंग कंडीशन का निकालना है और फुल लोड, जब फुल लोड पर मोटर रन हो रही तो उस कंडीशन की स्लिप 0.027 है, तो नेचुरली रनिंग कंडीशन का रोटर का पर फेज का EMF होगा वो S टाइम्स ऑफ E20 होता है, और S यहाँ पे 0.027 फुल लोड वाली स्लिप लेनी पड़ेगी। और E20 57.73 आया ही है, तो सॉल्व करेंगे तो 1.56 वोल्ट्स आएगा पर फेज रोटर का रनिंग कंडीशन में फुल लोड पर। ये पूरा है इसका एक्सप्लेनेशन। अब रोटर करंट, फिर से रोटर करंट मैं 2 टाइप से निकाल सकती हूँ, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन का और एक रनिंग कंडीशन का। स्टैंड स्टिल कंडीशन के एब्रीवेशंस आप देख ही रहे हैं, 20 ऐसे मैं लेकर चल रही हूँ, तो इम्पिडेंस भी मैं 20, रिएक्टेंस भी मैं 20 ऐसे सफिक्सेस लूँगी। I20 जो है वो E20 अपॉन Z20 होगा, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन का EMF और स्टैंड स्टिल कंडीशन का इम्पिडेंस। अब स्टैंड स्टिल कंडीशन का अभी तक हमने निकाला नहीं, पर R2 और X20 दोनों की वैल्यू देकर रखी, तो √R2² + X2² जो होगा ये आपका इम्पिडेंस, और इसका अंडर जो होगा वो इस इम्पिडेंस की वैल्यू होगी स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो 0.1 इसकी जगह रखा स्क्वायर, क्योंकि गिवन है। ये रहा, हमें रेजिस्टेंस 0.1 दिया है और रिएक्टेंस जो देकर रखा है स्टैंड स्टिल कंडीशन का वो 2 देकर रखा है, तो इसका R2 का स्क्वायर और X20 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 2.002 ohms आया, ये इम्पिडेंस आया।
स्टैंड स्टिल कंडीशन का। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन का करंट कैसे निकलेगा, E20 जो है स्टैंड स्टिल का वो 57.73 है और Z20 2.002 है, तो 28.84 एम्पियर्स इतना करंट हमें मिल रहा है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। अब I2R मुझे रनिंग कंडीशन का करंट निकालना है, तो मुझे E2R रनिंग कंडीशन का इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज का रोटर का डिवाइडेड बाय Z2R रनिंग कंडीशन का इम्पिडेंस पर फेज का। तो ये तो 1.56 आया जो ले लिया हमने, और Z2R में निकालूंगे √0.1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस तो R2 ही होगा उसका स्क्वायर, मतलब 0.1 ही होगा उसका स्क्वायर, प्लस SX20 ये वैल्यू हो जाएगी रिएक्टेंस की। तो S और X20 ये रखा और उसका स्क्वायर, ये रिएक्टेंस होगा रनिंग कंडीशन में फुल लोड पर। तो टोटल इम्पिडेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो इम्पिडेंस हो गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट इम्पिडेंस गिव्स मी रनिंग कंडीशंस करंट, मतलब 1.56, और इसको सॉल्व करने पर 0.1136 आता है, तो 13.73 एम्पियर्स ये रनिंग कंडीशन का। फुल लोड कंडीशन में मोटर जब ऑपरेट हो रही है तब इतना करंट रोटर बार्स में पर फेज में फ्लो हो रहा है। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो रोटर पावर फैक्टर भी पूछा है, वो भी मैं रनिंग कंडीशन का और स्टैंड स्टिल कंडीशन दोनों निकाल सकती हूँ। पावर फैक्टर जो होता है वो R2/R/Z होता है, तो अब R2/Z20 एक बार निकाल रही हूँ और R2/Z2R एक बार निकाल रही हूँ। तो R2/Z20 मतलब 0.1/2.002 किया, तो 0.05 बहुत ही पुअर पावर फैक्टर मिल रहा है हमको स्टार्टिंग कंडीशन में, और मिलता ही है क्योंकि एयर गैप की वजह से वहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। cos phi2R मतलब रनिंग कंडीशन का रोटर का पावर फैक्टर जो होगा R2/Z20 होगा, Z2R होगा। R2 की वैल्यू 0.1 है और Z2R की वैल्यू 0.1136 रखी, तो 0.88, मतलब रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। और ये पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको समझाऊंगी आगे कि रिएक्टेंस कैसे कम हो जाता है रनिंग कंडीशन में। तो ये वाला एक प्रॉब्लम हो गया। अब मैं थोड़ा सा और टफ आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देती हूँ। स्टेटमेंट है द रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज ऑफ अ 4-पोल 50 हर्ट्ज 3-फेज इंडक्शन मोटर are 0.025 ohms and 0.12 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक 4-पोल की 50 हर्ट्ज की 3-फेज इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर रेजिस्टेंस 0.025 है और रिएक्टेंस जो है वो 0.12 है, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बोला है कि रनिंग है कि स्टैंड स्टिल है, तो हम इसे स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ही मानकर चलेंगे। मेक सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस, स्टेट देम एंड फाइंड। आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कोई एजम्पशन करना हो तो वो आप करिए और उसका रीजन भी कोट करिए, ऐसा कहा है। अब पता करना है स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। आपको सबसे पहले स्पीड पता करनी है मैक्सिमम टॉर्क की, और फाइंड वैल्यू ऑफ एडिशनल R2 पर फेज, मतलब आपको R2 की और एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी सर्किट में पर फेज में, रिक्वायर्ड टू गिव 3/4 ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क आपका मैक्सिमम टॉर्क का 3/4 डेवलप हो, ऐसी स्थिति लाने के लिए, इन हालातों को डेवलप करने के लिए आपको रोटर बार्स के रेजिस्टेंस को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा भी पूछा गया। मतलब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की क्वांटिटी आपसे पूछी गई है। तो चलिए अपन लिस्ट आउट कर लेते हैं। पोल्स कितने 4 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, रोटर बार्स का रेजिस्टेंस अभी जो है वो 0.025 ओम्स है, जिसको मैं ओल्ड कहूँगी पर फेज, मतलब ये पुराना रेजिस्टेंस होगा, और X20 स्टैंड स्टिल कंडीशन का रिएक्टेंस 0.12 ओम्स पर फेज है। स्लिप जो है वो, अगर आपको स्पीड निकालनी है मैक्सिमम टॉर्क पर, तो वो 1 - s × ns होता है, और ये वो स्लिप होगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा। तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकलता है, जिसको SB बोलते हैं, और वो होता है R2/X20, मतलब 0.025 डिवाइडेड बाय 0.12 करेंगे तो 0.208 इतनी स्लिप आ जाएगी। तो NR एट मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो 1 - SB और NS, ऐसा SB की वैल्यू 0.208 रखी और NS मतलब 120F/P किया, पूरा सॉल्व किया तो 1188 RPM इतना आया है। अब हमारी नीड किस चीज़ की है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कितना होना चाहिए, 3/4 टाउ मैक्स होना चाहिए। सेकेंड जो हमसे पूछा गया है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वही मैं लिख रही हूँ, लेट न्यू रेजिस्टेंस इज R2 N, मतलब नया रेजिस्टेंस, लेट न्यू R2 इज R2N, मतलब नया रोटर बार्स का पर फेज का रेजिस्टेंस R2N है, जो कि
R2 ओल्ड प्लस R2 एक्स्ट्रा से मिलके बन रहा है। अब मैं R2 एक्स्ट्रा बाद में निकालूंगी, पहले मैं R2n की वैल्यू निकाल लेती हूँ। टू गेट 1 मतलब ये कंडीशन अचीव करने के लिए नया रेजिस्टेंस माना कि सर्किट में अब R2n है, तो स्लिप मुझे अब इस नए R2n पर जो मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा होगा वो मैक्सिमम टॉर्क की क्वांटिटी तो वही की वही होगी जो SB पर हो रही होगी। जो 0.208 पर थी मैक्सिमम टॉर्क की क्वांटिटी वही होगी, बस मैक्सिमम टॉर्क कहाँ अकर होगा वो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो स्लिप अलग हो जाएगी। और वो स्लिप माना कि SBN है, मतलब न्यू ब्रेकडाउन टॉर्क की स्लिप SBN है, और वो R2n अपॉन X2 0 है, मतलब नया रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पुराना रिएक्टेंस, तो R2n डिवाइडेड बाय 0.12 ऐसा हम कर दे रहे हैं। टाउ स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स है, ये रिलेशन हमें मालूम है, ट्वाइस SBN मतलब ट्वाइस SB डिवाइडेड बाय 1 प्लस SB स्क्वायर होता है। अब मेरा SB नहीं रह गया है बेटा, SBN बोल रही हूँ मैं इन हालातों के, क्योंकि नया रेजिस्टेंस R2n हो गया, तो ट्वाइस SBN अपॉन 1 प्लस SBN होल स्क्वायर ये हो जाएगा। पर इस फॉर्मूले को जब मैंने डिराइव किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो पहला मेरा स्टेटमेंट ये था, फिर मैंने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो मुझे ये मिला था, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूटिलाइज कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो R2n की अब ये तो वैल्यू टाउ स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स तो 3/4 हो गया है, और R2n की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, पर X2 0 की वैल्यू 0.12 रखूंगी मैं, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में बाकी 2 और R2n अननोन है वो वैसे ही चलेगा। इस पूरी इक्वेशन में मैं 3 इंटू ये डिनोमिनेटर कर देती हूँ और 4 इंटू ये न्यूमरेटर कर देती हूँ, तो 3 इंटू R2n स्क्वायर ये हो गया, 3 इंटू 0.12 होल स्क्वायर ये हो गया, और 4 इंटू 2 8 ये हो गया, R2n ये 0.12 ये है। अब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो R2n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 3 चला जाएगा तो 0.12 आ जाएगा, और इस टर्म को माइनस के साथ इधर भी ले रही हूँ, 3 से भी डिवाइड कर रही हूँ, तो 8 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 3 R2n इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसमें फर्स्ट टर्म R2n स्क्वायर है, सेकेंड टर्म मेरी 0.32 R2n है, और थर्ड टर्म मेरी कांस्टेंट की 0.0144 इक्वल टू 0 है। अब मैं इसके रूट्स निकाल लेती हूँ, मतलब R2n की दो वैल्यूज मुझे मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो उसको पूरा सॉल्व किया हमने, तो मुझे दो वैल्यूज 0.32 प्लस माइनस 0.4/2, मतलब 0.32 प्लस 0.4 किया तो 0.72 डिवाइडेड बाई 2 आया, और 0.32 माइनस 0.4 किया तो माइनस 0.08/2 इतना आया। और यहीं पर मुझे यहाँ पर अजम्पशन बताना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो ये हमारे लिए यूजलेस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो हमें R2n की यही वैल्यू उठानी पड़ेगी, मतलब कितना 0.36। ठीक है, अब मुझे रिक्वायर्ड नया रेजिस्टेंस और कितना ऐड करना, क्योंकि 0.025 तो ओल्ड है ही, इसमें और कितना ऐड करें ताकि कितना बन जाए 0.36। तो बस मैं R2n इक्वल टू R2 ओल्ड प्लस R2x में R2n की वैल्यू रख दे रही हूँ 0.36, R2 ओल्ड की वैल्यू रख दे रही हूँ 0.025, तो R2ex इज इक्वल टू, मतलब R2 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.025 करके मुझे 0.335 ओम्स इतना मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो मुझे ऐड करना पड़ेगा स्लिप रिंग्स के थ्रू वो 0.335 ओम्स पर फेज में ऐड करना पड़ेगा। तब स्टार्टिंग टॉर्क कितना डेवलप होगा इस रेजिस्टेंस पर के होने पर, जो स्टार्टिंग टॉर्क की क्वांटिटी टाउ मैक्स की क्वांटिटी तो वही की वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस मुझे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है इतना कि टाउ मैक्स का 3/4 हो जाए। हाँ, टाउ मैक्स का अकरेंस वाली स्लिप बदल रही है, पहले कुछ और स्लिप पे टाउ मैक्स अकर हो रहा था, अब दूसरी स्लिप पर टाउ मैक्स अकर हो रहा है, पर क्वांटिटी टाउ मैक्स की वही है। पर जब SB पर मैक्सिमम टॉर्क हो रहा था तब स्टार्टिंग टॉर्क कम था, और SBN पर जब मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है तब स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड टाउ मैक्स का 3/4 हो चुका है। और पहले ही बता चुके कि स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड रोटर रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड रोटर रेजिस्टेंस पर कतई निर्भर नहीं करता है। और मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क भी बताया था, वो वीडियो भी आप समझिएगा। तो उम्मीद है आपको आज के मेरे दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन से बेटा, अगर आप
आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा क्वेश्चन है आया हो पुराने सालों में जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं सॉल्व करके उसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा के बहुत आगे जाने की कोशिश करिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिल से समझिए। थैंक यू।